We have seen the derivation last class for capillary rise. Let me present it in another way so that you can better way understand. Suppose this is what is the thin tube. इसमें कोई लिक्विड राइज करेगा. Suppose the liquid rises up to this point. I name these points: point A, point B, point C, point D, है ना? C, ये point D, ये point E, ऐसे करके 5 पॉइंट ले रहा हूं, समझने के लिए आसान होगा. ये जो है आपका मिनिस्कस, इसका रेडियस है R. चलो मानते हैं मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R. मतलब दिस इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल whose radius is equal to R, and we want to find out the height to which it rises. Suppose radius of the tube is capital R. Let R is radius of tube, R is radius of the meniscus. meniscus का रेडियस स्मॉल r है, और चलो मानते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज थीटा. एंगल ऑफ कांटेक्ट इज थीटा, ये एंगल थीटा है. थोड़ा ध्यान से मेनिस्कस को देखिए. ये हो गया ट्यूब, ये हो गया मेनिस्कस, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस r है, और ये इज स्मॉल r. ठीक है. ये जो सर्कुलर पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट है, उसका सेंटर यहाँ, ये रेडियस इज स्मॉल r, ये डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द ट्यूब. अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा क्या कि अगर ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल होगा थीटा. ना स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन आपको मिल रहा है? व्हाट रिलेशन यू आर एस्टेब्लिशिंग बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R? आप देखोगे इन दिस स्मॉल ट्रायंगल cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज r by r. So small r is nothing but equal to r by cos theta. ये हमें समझ में आया. Well, हमें पता करना था हाइट. Now look at this case. Pressure at E, क्या pressure at E is same as pressure at B plus ये हाइट. अगर ये लिक्विड का डेंसिटी रो है या डेंसिटी D है, जो भी कहो, तो D है, लास्ट क्लास D लिए थे, तो D है, तो यहाँ का प्रेशर प्लस ये जो लिक्विड चढ़ा है इसका प्रेशर जोड़ेंगे तो यहाँ का प्रेशर मिलेगा. सो PB प्लस DGH इज PE. ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है. यहाँ पर जो प्रेशर है ये एंगल थीटा है, डोंट कंफ्यूज, ये एंगल थीटा है. यहाँ पर जो प्रेशर B है ये पॉइंट में, यहाँ का प्रेशर प्लस ये सारा पानी का लिक्विड का प्रेशर गिव्स यू द प्रेशर हियर. PE मिल गया. नाउ PE is equal to PD, E और D, because E and D are at same horizontal level. आप जानते हो सेम horizontal level में प्रेशर बराबर होता है. हाँ ठीक है. PE is equal to PD. Again PD is equal to PC. PD और PC बराबर है. Why? क्योंकि उन दोनों के बीच में एक लिक्विड सरफेस है जो कि फ्लैट है. बिकॉज सरफेस, द फ्री सरफेस बिटवीन देम इज फ्लैट. क्यों? क्योंकि इनमें से कोई अगर ज्यादा होता तो कनकेव या कन्वेक्स हो जाता. ठीक है. अगेन
PC इज इक्वल टू PA। क्यों? क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, सो दैट इज इक्वल टू, बिकॉज A एंड C आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना सिंपल है समझने में, देखो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये सारा चीज को देखो, PE इज इक्वल टू दिस, P इज इक्वल टू PD, PD इज इक्वल टू PC, PC इज इक्वल टू PA। तो क्या मिला एज ए कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या मिला? PE इज इक्वल टू PA, PE इज इक्वल टू PD, PD इज इक्वल टू PC, PC इज इक्वल टू PA। तो P क्या हो गया? P 10। जो इक्वेशन ये लिखे थे यहाँ पर, इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं तो बढ़िया रहेगा। 10 इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 में क्या लिखेंगे? P की जगह PA लिख देते हैं। PA इज इक्वल टू PB प्लस DGH। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब हुआ PA माइनस PB इज इक्वल टू DGH। लेकिन ये सरफेस देखने से पता चल रहा है कि PA इज मोर देन PB। सो व्हाट इज PA माइनस PB? द एक्सेस प्रेशर। हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर देयर? ओनली वन फ्री सरफेस। सो आप कहोगे 2T/R इज इक्वल टू DGH। हो गया ना? 2T/R is equal to DGH because PA minus PB is the pressure difference on two sides of the meniscus। तो क्या मिल गया इसमें से? इसमें से मिल गया H is equal to 2T/R dG, 2T/R dG। अब चाहो तो ध्यान रहे बार बार कि what is this small r? R is रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ये मत भूलना। R is रेडियस ऑफ मिनिस्कस। रेडियस ऑफ मिनिस्कस अलग चीज है, रेडियस ऑफ ट्यूब अलग चीज है। रेडियस ऑफ मिनिस्कस ये हुआ, रेडियस ऑफ ट्यूब ये हुआ। चलो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R एक्सप्रेस करते हैं। स्मॉल r के जगह क्या लिखेंगे? R बाई cos थीटा। सो कैन बी रिटन एज R बाई cos थीटा। वैल्यू डाल दो तो क्या मिलेगा? cos थीटा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा R dG, है ना? तो D क्या था? D इज डेंसिटी, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। D इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, D इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये बताने की जरूरत नहीं, ये सबको मालूम है ना? D इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यही तो एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे कल लास्ट क्लास भी, हम लोग यही चीज निकाले थे। H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाई R dG। ठीक है, इसके अंदर ये फॉर्मूला छुपा हुआ था तो मुझे ये भी बताना पड़ा ताकि इसको मैं काम में लगा पाऊं। हो गया, सबको समझ में आया? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, सिंपल तो है ना? अभी हम लोग देखेंगे फैक्ट्स रिलेटेड टू कैपिलरी राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्कूल वालों को तो कुछ नहीं चाहिए। H निकाल दो, काम खत्म हो गया। H निकाल दो, काम खत्म हो गया। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा चीज चाहिए वो चीजों को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं। पहला हुआ इन द एक्सप्रेशन ऑफ H is equal to 2T cos theta by R dG और 2T by small r dG। ये दोनों एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं? H क्या था? स्मॉल r की जगह कैपिटल R बाई cos थीटा था, आप जानते हो। स्मॉल r इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। H इज व्हाट? H इज
vertical height of meniscus ठीक है। मतलब अगर हम कहेंगे दो एक जैसे ट्यूब को किसी लिक्विड में डालेंगे, मान लो कि एक लिक्विड है कंटेनर, इसमें हम दो एक जैसे ट्यूब को डालेंगे, मान लो कि लिक्विड में यहाँ तक लिक्विड है, एक ट्यूब ऐसे डाले तो चलो मानते हैं कि लिक्विड यहाँ तक चढ़ गया, लिक्विड राइजेस अप टू दिस। सेम थिकनेस का दूसरा ट्यूब को टेढ़ा डाल दिए, अब लिक्विड यहां तक चढ़ेगा। ध्यान रहे, h is not the length of liquid, it is height of liquid in the tube or height of the meniscus above the level of liquid in the container। मतलब सीधा रखोगे जितना लिक्विड रहेगा, टेढ़ा रखोगे ज्यादा लिक्विड रहेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हुआ एज डिपेंड्स ऑन, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आना चाहिए। अगर दोनों सेम साइज का ट्यूब है, दोनों टू सिमिलर ट्यूब है, तो दोनों में हाइट बराबर रहेगा। कभी कभार मिसकंसेप्शन क्या आता है कि इस लेंथ को लोग एज का फॉर्मूला डाल देते हैं। लेंथ इज नॉट एज, दिस इज एज, एज इज वर्टिकल हाइट, ये हाइट को हम एज कहेंगे हमारा फॉर्मूला में। नाउ एज डिपेंड्स ऑन cos थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो एज डिपेंड्स, एज changes with nature of liquid and solid tube, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि ग्लास ट्यूब in mercury implies H is negative because implies theta is more than 90 implies H is negative। glass tube in water implies theta is less than 90 degree implies H is positive, सचमुच राइज करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना, सिल्वर ट्यूब इन वाटर, इसमें क्या होता है, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होने के कारण H इज 0। अगर थीन सिल्वर ट्यूब को पानी में डालेंगे, नो कैपिलरिटी इफेक्ट विल बी सीन। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। If a silver tube is inserted into water, there will be no capillary rise. It's a data you have to remember. There is no choice. समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे सिल्वर ट्यूब के केस में there will be no capillary rise. Okay. Point number 3. क्या देख रहे हैं? H also depends upon the value of G, value of R. H is proportional to 1 by r, radius of the tube, मतलब thinner the tube, thinner is the tube, greater is the capillary rise। पतले ट्यूब में ज्यादा कैपिलरी राइज करेगा, ठीक है, काफी ऊपर चढ़ सकता है ये कैपिलरी राइज। इट मे क्लाइंब अप टू सम 10, 20, 30 मीटर्स। आप अगर आपकी घर के ऊपर से
छत के ऊपर से थ्रेड झुला दो, कॉटन थ्रेड, और नीचे पानी रख दो, तो देखोगे इसमें इतना थीन कैपिलरी एक्शन के कारण पानी भीगे 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 पूरा ऊपर चढ़ जाएगा। आपका कोई दिया में और ये विक जो जलता है, कैसे जलता है? क्योंकि ऑयल कैपिलरी एक्शन से चलता है यहाँ पर, एंड ऑयल जल जाता है कि नहीं? These are all effects of capillary। इतना बड़ा कोकोनट ट्री, इतने सारे पानी यहाँ से कैसे जमीन से पहुंचा? You see by capillary action they go reach to the leaves, to the fruits। ठीक है, पेड़ में जो पानी इतने ऊपर चढ़ जाता है, इट इज ऑल बाय कैपिलरी एक्शन। थिनर ट्यूब में ग्रेटर कैपिलरी हाइट होता है। कहने का मतलब है, वो कहेंगे कि कोई एक ट्यूब था जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर था, कैपिलराइज हुआ 10 सेंटीमीटर, रेडियस 2 मिलीमीटर होता तो कैपिलराइज क्या होता? आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर। व्हाई? बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। Number 4, H is proportional to 1 by G। अगर G घटेगा तो H बढ़ेगा। कोई कैपिलरी ट्यूब को हम अर्थ में रखे हैं, राइज हुआ H। सेम अरेंजमेंट को अगर मून में ले लेंगे, मून में G का वैल्यू G by 6 है, राइज होगा 6H। समझ में आ रहा है क्या? सो H changes with G। through these discussions I am trying to discuss all numericals that may come। let us see another thing। ये G वाला टर्म कहां से आया? प्रेशर से आया, प्रीवियस क्लास में वेट से आया। सपोज हम कहेंगे here is a लिफ्ट के अंदर बोतल में पानी में ट्यूब। अब लिफ्ट नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन A में। व्हाट इज द कैपिलरी राइज यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट। नाउ व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन, एग्जांपल में कहेंगे व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन A, कोई भी बॉडी उसके अंदर है, उसके ऊपर mg नीचे की तरफ आया, ma ऊपर की तरफ आया, तो उसका अपरेंट वेट क्या हो गया? हल्का हो गया। सो अपरेंट वेट क्या होता है? अपरेंट वेट हो जाएगा mg माइनस ma। हल्का हो जाएगा जब नीचे आता है, ऊपर जाता है तो स्यूडो फोर्स नीचे आता है। इसका मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g क्या हो जाता है? g माइनस a, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? when the lift is going down with an acceleration a, what will be the formula for capillary rise? 2t cos theta by r d, g के जगह g माइनस a। समझ में आया क्या? as g changes h will also change। अगर ये लिफ्ट ऊपर गया होता विथ एन एक्सीलरेशन a, अगर लिफ्ट ऊपर जाता है विथ एन एक्सीलरेशन a, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या होगा एक्सप्रेशन ऑफ h? इट विल बी 2t cos theta by rd होल इनटू, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, अपरेंट वेट बढ़ जाएगा, mg प्लस ma हो जाएगा, तो g की जगह हो जाएगा g प्लस a। So depending upon the acceleration of the lift also the capillarity effect will be affected। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 5 में हमें मिला h is 2t cos theta by r dg and that is equal to क्या था? अदरवाइज फॉर्मूला था 2t by r dg, ये था फॉर्मूला। इसमें हम देख लिए कि h r के ऊपर डिपेंड करता है, g के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये अगर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा इज एंगल ऑफ कंडक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। अगर हम एक ट्यूब में एक दो कैपिलरी ट्यूब लेते हैं एक ग्लास का और एक मान लो कि स्टील का, दोनों को डुबाएंगे, दोनों का सब कुछ बराबर होते हुए भी थीटा अलग होने के कारण कैपिलरी राइज विल बी डिफरेंट। अच्छा, सो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन एक चीज यहां पर देखिए, here we observe
व्हाट इज H इंटू आर, व्हाट इज H इंटू आर, स्मॉल आर किधर ले आए, क्या हुआ 2T/dg। अब ये T किसका प्रॉपर्टी है, लिक्विड का, D किसका प्रॉपर्टी है, लिक्विड का, मतलब द प्रोडक्ट HR डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंट्रेंसेस में आने के लायक। द प्रोडक्ट दो H depends upon nature of solid and liquid। ये the product H into R depends only on nature of liquid, नेचर ऑफ लिक्विड है कि नहीं, और किसके ऊपर, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाना चाहता हूं। ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है, इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ था, मैं ग्लास ट्यूब इसके अंदर डाला, मोटा ट्यूब, ये ग्लास का है, एक ये ग्लास ट्यूब है, और क्या हुआ कि यहाँ पर एक पतला ट्यूब डाला, ये भी ग्लास का था, एक स्टील का ट्यूब डाला, ये हर ट्यूब के केस में ट्यूब अलग है, डायमेंशन अलग है, लेकिन लिक्विड तो सबके लिए बराबर है। सो हर एक की केस में जो H निकलेगा, जो R रेडियस ऑफ मेनिस्कस निकलेगा, उसका प्रोडक्ट बराबर रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। सपोज हम कहेंगे यहाँ का रेडियस R1 है, हाइट H1 है, ये थोड़ा ज्यादा हाइट चढ़ गया, यहाँ का रेडियस R2 है, हाइट H2 है। सपोज यहाँ पर थोड़ा कम चढ़ गया, रेडियस R3 है, हाइट H3 है। हर एक केस में हाइट अलग होगा, रेडियस अलग होगा, लेकिन आपको मिलेगा H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2 इज इक्वल टू H3 R3 इज इक्वल टू 2T/dg। हर एक केस में प्रोडक्ट ऑफ H एंड R विल बी सेम। ग्लास ट्यूब हो गया, कोई स्टील ट्यूब हो गया, हर केस में अलग अलग होगा। आप बोलोगे थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा डाउट तुरंत करना शुरू करते हैं। वो लोग बोलेंगे कि सर कि अगर हम सिल्वर ट्यूब डाले होते तो H क्या होता, 0, H 0 होता, फिर ये फॉर्मूला कैसे होता, ये फॉर्मूला कैसे सेटिस्फाई होता, तब भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता। नाउ इन केस ऑफ सिल्वर ट्यूब H हो गया राइजिंग कैपिलरिटी, जो कि 0 है, आप जानते हो, और लिक्विड अगर चढ़ेगा नहीं तो अंदर रेडियस क्या रहेगा, ये फ्लैट रहेगा, रेडियस भी रहेगा इनफाइनाइट, तो 1/r क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं। तो R इज वेरी लार्ज, H इज वेरी स्मॉल, सो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो विल बी कमिंग आउट टू बी द सेम। H इज वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि हम कहेंगे कोई कैपिलराइज नहीं हो रहा है। R इतना बड़ा है, समझ में आ रहा है, R becomes flat, the surface becomes flat, so H into R remain same. This concept will give rise to many other explanations. ठीक है, इससे एक चीज ये समझ में आ रहा है, for an insufficient length capillary tube, for insufficient length capillary tube अगर insufficient length का है
ट्यूब का लेंथ अगर सफिशिएंट नहीं है तो द लिक्विड rises up to the brim or the off point, up to the highest point, up to the upper end and adjust its meniscus in such a way that H into R is a constant. मतलब चलो समझाने के लिए बोलते हैं कि ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है, ये लिक्विड कंटेनर में कुछ लिक्विड था, ये से अब इसमें हम एक ट्यूब डाल दिए, ये ट्यूब डाल दिए तो पता चला लिक्विड चढ़ गया यहाँ तक। चलो मानते इसका रेडियस R है, हाइट H है। मैं क्या करता हूँ, इस ट्यूब को यहाँ से आधे से काट दिया। अब मेरे पास सेम ट्यूब है लेकिन हाइट कितना अवेलेबल है, ओनली h/2। अब क्या होगा, पूरा लिक्विड यहाँ तक चढ़ेगा और अपना मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा एडजस्ट करेगा, ये एडजस्ट ऐसे हो जाएगा कि h into r will be equal to h into r will be equal to कितना, h/2 into r dash। और चलो मानते हैं कि h/2 नहीं h dash है तो h dash into r dash। मतलब जितना h dash कम होगा r dash उतना ज्यादा होगा। h dash को 0 कर दो, इसको नीचे ले आओ, धीरे 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 0 कर दो, h dash 0 हो गया, इधर आ गया, r dash क्या होगा, इनफाइनाइट। जो सरफेस रहेगा वो फ्लैट रहेगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया है। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस ए फ्लैट सरफेस, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ट्यूब रहेगा तो लिक्विड it will reach up to the highest point and it will adjust its meniscus in such a way that the product of H and R is a constant। लेकिन ये मत सोच लेना कि यहाँ तक चढ़ सकता था, यहीं से काट दिए तो लिक्विड निकल के गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो घर में हम फाउंटेन ऐसे ही बना देते, है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, लिक्विड पूरा ऊपर तक चढ़ेगा, अपना मिनिस्कस को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिनिस्कस मल्टीप्लाइड टू द हाइट विल बी ए कांस्टेंट। समझ में आया। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में मैं देखना चाहता हूं कि what will be the potential energy of the liquid going up। तो थोड़ा इसको फोटो उठा के छोड़ देते हैं, फिर आपको अगला पॉइंट बताएंगे, पॉइंट नंबर 6। उसके साथ कैपिलरिटी वाला फंडा खत्म हो जाएगा। देख लो ध्यान से। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए इसको अब मिटाते हैं, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। नोट पॉइंट नंबर 6। नोट पॉइंट नंबर 6। कंसेप्चुअली जाओ तो चीजें समझ में आएगा, फॉर्मूला उतारो कुछ नहीं बनने वाला। पॉइंट नंबर 6 में देखने वाले हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कैपिलरिटी। हाँ, हमारे पास कोई एक ट्यूब है, ये ट्यूब को इसमें डालें, ठीक है, ये ट्यूब को इसमें डालें और इसमें मान लो कि रेडियस इसका R है, लिक्विड चढ़ गया H हाइट तक, H हाइट तक लिक्विड चढ़ गया।
potential energy of liquid above the surface AB with respect to AB as reference is equal to AB को रेफरेंस लेंगे, ये जो लिक्विड चढ़ गया है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। और आपको तो बचपन में पढ़ चुके हैं, अगर डंडा ऐसे खड़ा है, मास इसका m है, लेंथ इसका l है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस mgh। उसमें h क्या था, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ चुके हैं, mg l/2। तो ठीक है, तो इट इज mgh/2 होगा। m क्या है, मास ऑफ लिक्विड, इट इज m क्या है इसमें, मास ऑफ लिक्विड। कैसे निकालेंगे इसको, इट इज नथिंग बट दिस वॉल्यूम मल्टीप्लाई टू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, ट्यूब का रेडियस अगर r है, ट्यूब का रेडियस क्या है, r है, तो पाई आर स्क्वायर h हो गया वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, हाइट हो गया h, पाई आर स्क्वायर h हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, है ना। r क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। अच्छा ठीक है, ठीक है। gh, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फॉर्मूला mgh। थोड़ा इसको अगर प्यार से देखें तो g तो g है, वैल्यू लिख देते हैं, सबका वैल्यू लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच डी हो गया m इंटू जी, और ये जो h है इसको बाहर ले आओ, 2 तो h हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, h स्क्वायर है कि नहीं, h स्क्वायर हो गया। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर डी जी, एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, h क्या था, h था 2t cos थीटा बाय r डी जी, नहीं तो वैल्यू डाले, स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लीज पाई आर स्क्वायर डी जी इंटू जी इंटू एच स्क्वायर इज 4t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय डी स्क्वायर आर स्क्वायर जी। ओहो ऐसा कुछ आया, तो देखो तो ये आर स्क्वायर ऊपर कट गया नीचे के साथ, एक जी कट गया, क्या मिला, मिला पोटेंशियल एनर्जी इज कितना है, देखो तो पाई डी जी 4t स्क्वायर 4 पाई टी स्क्वायर डी जी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, नीचे एक डी स्क्वायर है दरअसल, तो नीचे ऊपर वाला डी गया बाई डी। तो यहां पर ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी वाला पूरा एक्सप्रेशन में वो हमारा रेडियस ऑफ द ट्यूब नहीं है, रेडियस ऑफ द ट्यूब इज नॉट देयर इन द एक्सप्रेशन। मतलब मोटा ट्यूब डालो या पतला ट्यूब डालो, दोनों केस में राइजिंग कैपिलरिटी विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जेईई मेन का मेडिकल एंट्रेंस का रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, thus potential energy is independent of radius r of tube when two tubes of different radius are inserted. The capillary rises are different. Capillary rises are different. But what is same? Gain in potential energy is same. Gain in potential
potential energy is same in each case. दोनों केस में बराबर गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो पूछेंगे एक पतला ट्यूब डालेंगे, लिक्विड ऊपर चढ़ गया, ऊपर उठ गया वाला लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि जब मोटा ट्यूब डालेंगे तब ज्यादा होगा। आप बोलोगे मोटे डालो पतला डालो, राइज विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल एनर्जी जो कि होता है mgh/2 दैट विल बी सेम। हमारे तो 2 कहीं मिसिंग है ना, यहाँ पर h/2 था, यहाँ पर लिखते वक्त हम 2 को छोड़ दिए तो ये 2 नीचे आ गया, छूट गया था, वही मैं ढूंढ रहा था। तो ये ऊपर 4 की जगह हो जाएगा 2 पाई। यस, ये 2 छूट गया था। देखो ये mgh/2 है ना, h/2 है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर में हम लोग पढ़े, that 2 was missing in this expression, so we got this way, it is coming 2 pi t square d 2 pi t square g cos theta by d। और क्या देख रहे हैं, डेंसिटी जितना कम होगा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट बोलना सही नहीं होगा। फिर तो काफी कुछ चीजें डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ सॉलिड, सबके ऊपर। समझ में आ गया क्या? तो ऐसे करके कैपिलरिटी के बारे में हम लोग काफी कुछ चीजें अभी सीख गए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। में आ रहा है कि कोई एक ट्यूब को ऐसे लिक्विड में डुबा दिए और लिक्विड मान लो यहाँ तक चढ़ा। अगर मैं यहाँ पे एक होल करता हूँ, यहाँ पे एक होल करता हूँ, तो क्या दोनों में से लिक्विड निकल के गिरेंगे? और कहां से ज्यादा जोर से निकल के गिरेंगे? 1 से कि 2 से? कहां से निकलेंगे लिक्विड ज्यादा स्पीड में? अगर लिक्विड यहां तक चढ़ गया है तो 1 से गिरेंगे कि 2 से? आई मेड 2 थिन होल्स इन द कैपिलरी ट्यूब। कहां से गिरेंगे? आप कहोगे कहीं से नहीं गिरेंगे भैया, यहां से कुछ निकलेगा ही नहीं, बिकॉज हियर द प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हियर द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हियर ये प्रेशर प्लस ये पूरा लिक्विड मिलकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, मतलब ये सब जगह प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। होल कर दोगे, हो सकता है हवा अंदर चले जाएगा और एक बबल बन जाएगा अंदर। समझ में आ रहा ना? तो ध्यान रहे, इफ यू मेक ए थिन होल इन ए कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड विल नॉट स्पिल आउट ऑफ दैट होल। ये सारे छोटे छोटे कंसेप्चुअल चीजें वो लोग पूछ लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है।